तो चलो शुरू करते हैं अपना समरी लेक्चर किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टॉप नहीं हुई रिएक्शन, बस ये है कि जितना इधर से दो अगर इधर से इधर जा रहा है तो उतने ही टाइम में दो इधर आ गया, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। अगर आपको मोल्स दिया है तो उस टाइम पे अलर्ट रहिए। इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट आप केसी नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट केसी लिख देंगे ना तो आप गलती करने वाले हैं। अल्फा जब भी वर्ड यूज कर दिया आप अपने आप ही कंसिडर कर सकते हैं सामने वाले का एक मोल ले लेना। अब हीट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो गया तो तुम किधर जाओगे, आगे की तरफ, ताकि कम हो जाए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का समरी लेक्चर। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो चैप्टर को भूल रहे हैं हल्का हल्का, या उन लोगों के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है जिन्होंने चैप्टर को 10 दिन या 20 दिन से देखा नहीं है, चीज़ें रिलेट करने में टाइम लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ये नोट्स PDF अपलोडेड होगा, आप उससे भी ले सकते हैं। प्लस आप चाहें तो वीडियो रोक रोक के नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे भी आप चाहे इस चैप्टर को अगले 40 से 45 मिनट के अंदर आप अपने अंदर ले सकते हैं कि हाँ भाई ये चैप्टर अब नीट के एग्जाम में आप कभी भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। कभी भी आपको इस समरी लेक्चर से कभी भी रिवाइज किया जा सकता है। कोई ऐसा कंपल्सन नहीं कि आज देखा तो अब 10 दिन बाद रिवाइज करना है तो उसके लिए अलग से कहीं देख रहे हैं, नहीं। चीज़ों को यही वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो। बस ट्राई ये कीजिएगा, जो भी समरी लेक्चर के नोट्स होंगे या जो भी आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे उसको साथ साथ में पलटते चलिएगा। यहाँ पर एक टाइप से ओवरऑल फॉर्मूला शीट्स या चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपको इसके बाद PYQs करने हैं, या फिर आपको बोल सकते हैं कि आप क्वेश्चंस कर लीजिए, जो भी आपको DPP या जो भी आपने मॉड्यूल्स किए हैं उनके क्वेश्चंस कर लीजिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना समरी लेक्चर किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ओके चलो भाई, देखते हैं अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम के समरी लेक्चर में आज क्या है। मैंने इसका नाम फॉर्मूला शीट भी रख रखा है क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो उसको फॉर्मूला शीट भी बोल दो। जो बोलना है, समरी लेक्चर बोलो, फॉर्मूला शीट बोलो, बस ध्यान रखना है कि भाई ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या था, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो सर एक स्टेज ऑफ रिएक्शन है और ये एक प्रोसेस है, मतलब जहां पर क्या हो जाए किसी रिएक्शन में, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और एक टाइम ऐसा आ जाए जहां पर जितना आप फॉरवर्ड जा रहे उतना ही आप बैकवर्ड हो जाएं, जितने टाइम में जितना आप फॉरवर्ड जा रहे उतने टाइम में उतना ही आप बैकवर्ड आ जाएं। इसी स्टेज ऑफ रिएक्शन को या इस टाइम के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों साइड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। मतलब जहां पर जैसे हम बोलते हैं ना, इक्विलिब्रियम सबसे बेस्ट कंडीशन है। हमारी लाइफ में भी यही होता रहता है कि हम आगे पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं। अगर ये दोनों स्पीड सेम हो गई, जितना आप आगे पढ़ रहे हो, मान लो आपने 4 पेज आगे पढ़े और 4 पेज पीछे भूल गए, तो इस कंडीशन को क्या बोल दिया जाएगा, इक्विलिब्रियम। डेली लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैचुरेट हो गया, दिमाग सैचुरेशन पे आ गया है, मतलब अब ज्यादा इससे ज्यादा नहीं जा रहा, यही बोलना चाहते हैं ना। वही सेम चीज अगर रिएक्शन में हो रही है, अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गया, उसी को क्या बोला जाएगा, रेट इक्वल हो गया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ये किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, नेट चेंज क्या होगा, जीरो होगा। नेट चेंज क्यों जीरो, सर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, नहीं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, नेवर रिएक्शन स्टॉप्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। हाँ ये हो जाता है कि जितने टाइम, मान लो 1 सेकंड में अगर 5 मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 1 सेकंड में 5 मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उतने ही 1 सेकंड में 5 मोल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। मतलब जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही अगर आप पीछे आ गए सेम टाइम में, तो आपका चेंज क्या हो गया, जीरो। मतलब ऐसा हो जाए कि बहुत तेजी से मूवमेंट हो रही है आसपास, ऐसे ऐसे जिग जाए, तो आपका ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन है। ये कब पॉसिबल होगा, अगर ओपन कंटेनर होगा तो हो सकता है प्रोडक्ट बाहर चला जाए गैस के फॉर्म में, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्लोज कंटेनर लेना है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है ना। कोई भी चेंज, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर, जैसे मैं बोलता रहा हूं कि आपकी रिएक्शन एकदम खड़ी हुई दिख रही है कि भाई कोई चेंज ही नहीं हो रहा, क्यों, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टॉप नहीं हुई रिएक्शन, बस ये है कि जितना इधर से दो अगर इधर से इधर जा रहा है तो उतने ही टाइम में दो इधर आ गया, तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। मतलब पॉकेट में आपने 10 रुपए थे, पता चला 2 रुपए आपने कहीं से लिए और उसी टाइम पे 2 रुपए गायब हो गए, 2 रुपए आपके खर्च भी हो गए, तो ओवरऑल आपका चेंज क्या हो गया, जीरो।
वही हालत यहाँ पे है सर, कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही आपके प्रेशर में, ना ही आपके कॉन्सेंट्रेशन में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के चेंजेस कुछ भी नहीं होने वाले हैं, ये देख लीजिएगा। अब देखो ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ एट इक्विलिब्रियम दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में टोटल 3 टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो आप रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जहां पर ये लाइन क्या हो जाए, जहां पर ये लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। सर रिएक्टेंट अपना डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट अपना इंक्रीज हुआ। सर एक केस हमने लिया कि केस 1 क्या है कि सर एक ऐसा केस इक्विलिब्रियम का जहां पर रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, ये भी इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि सर जहां इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये पैरेलल होना शुरू हो गया, समझ जाओ वही क्या है, इक्विलिब्रियम टाइम है। जहां से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज ओवरऑल 0 हो जाए, दोनों पैरेलल खड़े हो गए, समझ जाओ दोनों का चेंज 0 हो गया, उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम। सिमिलरली देखो, अब जरूरी नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस तरह का दिखेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सर प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए और रिएक्टेंट ज्यादा हो, कम हो जाए, तो इस तरह के भी ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। इक्विलिब्रियम कहीं से भी डिनोट किया जा सकता है अगर आपके ओवरऑल चेंज 0 हो जाए। देखो यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का चेंज क्या हो गया, 0, सेम कांस्टेंट है। यहां दोनों क्या हो गए, इक्वल और कांस्टेंट है। यहां दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा उनकी कॉन्सेंट्रेशन में। इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया देख लो एट इक्विलिब्रियम सर ये भी रिएक्टेंट ग्रेटर देन प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट लेस देन प्रोडक्ट हो सकता है। दोनों कंडीशंस, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं, इसीलिए इसके 3 ग्राफ पॉसिबल है। ये कभी भी याद रखना, कभी भी नोट करके लिख भी दिया है मैंने, एट इक्विलिब्रियम इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। ये कभी भी कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही होना है। रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कभी भी किसी भी टाइम पे अचीव किया जा सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा हो या कम हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट ज्यादा या कम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये ध्यान रखना अपने पास। ओके अच्छा, इसका एक और ग्राफ है, ये ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आप टाइम के साथ देखते हो तो रेट का एक कंडीशन है, यहां पर सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। एक ग्राफ क्यों पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि सर इक्विलिब्रियम डिफाइन कब हुआ है? इक्विलिब्रियम को डिफाइन ही कब किया है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिफाइन नहीं किया, प्रेशर पे डिफाइन नहीं किया है हमने डिफाइन किया है कि भैया आप क्या करोगे, रेट जहां पर आपका इक्वल हो जाए, जहां पर आपका रेट इक्वल हो जाए फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, जहां आपका रेट इक्वल हो जाए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, उस कंडीशन को आप देख लो कि भैया उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला। ये बाकी सारे ग्राफ क्या हो जाएंगे, ये पॉसिबल ग्राफ नहीं होंगे। रेट में ऐसा इक्विलिब्रियम नहीं आता कि सर ये पैरेलल हो गया तो इक्विलिब्रियम हो गया, नहीं, ये पैरेलल हो गया तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ऐसा हो जाए कि सर ये पैरेलल हो गया तो इक्विलिब्रियम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ एट इक्विलिब्रियम में अपने पास ध्यान रखना कि ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। ओके, ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। कॉन्सेंट्रेशन का 3 ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन का 1 ग्राफ। उसके बाद बात करते हैं तो हम लोग के पास फिर से स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम फिर से किसको करता है। तो इसका मीनिंग, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है। बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स जो होती है ना, बैलेंसिंग ऑफ ड्राइविंग फोर्स, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ये हो जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जहां ड्राइविंग फोर्स एक दूसरे को, अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को क्या करे, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। मतलब चेंज कुछ हो ही नहीं रहा, आपका क्या हो रहा है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में, तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया, 0। मतलब जितना आपका अपोजिंग फोर्स है उतना ही आपका डायरेक्टिंग फोर्स है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर गए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, दोनों के दोनों क्या कर रहे, एक दूसरे को टच से मस नहीं कर पा रहे। इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रोमाइज बिटवीन एनर्जी। मतलब आप क्या चाहते हो किसी भी सिस्टम में या किसी भी रिएक्शन में, आप क्या चाहते हो कि एनर्जी, इंथैल्पी आपकी क्या हो जाए, कम से कम हो, क्योंकि जितनी इंथैल्पी कम होगी उतनी आपकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और इंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए, इंट्रोपी क्या हो जानी चाहिए, आपकी इंट्रोपी क्या होनी चाहिए, डेल्टा एस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखिएगा, ये किसके बीच का कॉम्प्रोमाइज है, एनर्जी एंड एंट्रोपी का। उसके बाद ये किसके किसके लिए वैलिड है, फिजिकल प्रोसेस एंड एज वेल एज केमिकल प्रोसेस, दोनों के लिए ही वैलिड होता है। कोई ये बोले कि सर सिर्फ केमिकल पे, नहीं। एग्जाम हॉल में या कहीं भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, तुमसे जरूर ये सब चीजें पूछी जाएंगी कि भैया स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन फिजिकल प्रोसेस और नॉट, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके ओके, अब छोटे छोटे टर्म्स, इक्विलिब्रियम क्या है
सर इक्विलिब्रियम पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ रिएक्टेंट या सिर्फ प्रोडक्ट? दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि उसके बिना इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते रिएक्टेंट जीरो हो जाए प्रोडक्ट सारा हो जाए, नहीं, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम पे जो मिक्सचर होगा उसके अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों होंगे, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा हो प्रोडक्ट कम हो, या प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट कम हो, या दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर कहीं वर्ड यूज किया जा रहा है, कहीं भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर यूज किया जा रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब हो गया कि सर ये दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों ही इसके अंदर होंगे। ये इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें दो अपोजिट फोर्सेस हैं, दो अपोजिंग प्रोसेसेस हो रहे हैं, और वो भी एक दूसरे के टाइम पे, मतलब एक फॉरवर्ड जा रहा है एक बैकवर्ड आ रहा है, दोनों अपोजिट फोर्सेस एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम को क्लासिफाई और भी कर सकते हैं हम लोग, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारा का सारा एक ही फेज में है, मान लो सॉलिड 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 है, लिक्विड 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 है, गैस 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 है, अगर सारे के सारे सेम फेज में है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर आपका अलग अलग है तो उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म रहे शुरू से लेकर लास्ट तक, रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक, हर एक चीज क्या रहे, गैस में तो गैस में, सॉलिड में सॉलिड में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है कोई गैस हो, कोई लिक्विड हो, कोई सॉलिड हो, इस तरह की चीजें दिख जाए, तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। EQM मतलब इक्विलिब्रियम, ऐसे जिन्होंने क्लास अटेंड कर रखा है उनको पता है EQM मतलब इक्विलिब्रियम को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। इक्विलिब्रियम को और तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर फिजिकल प्रोसेस में हो रहा है, अगर इसकी बात करें इक्विलिब्रियम अगर फिजिकल प्रोसेस में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और अगर आपका केमिकल रिएक्शंस में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। और अगर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, आयंस इन्वॉल्व हो गए, जिस इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व हो गए उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, आयनिक हो गया। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक हो जाएगा अपने पास। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस ऐसे दिखेंगे, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस ऐसे देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन कभी भी अब आगे जाके हम लोग यूज करेंगे अगली स्लाइड से। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए लिख देते हैं। इससे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम तीन टाइप का, फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक। फिजिकल और केमिकल आज के टॉपिक में है, आयनिक इक्विलिब्रियम अगले लेक्चर मतलब अगला समरी लेक्चर आपको उसका मिलेगा। ओके, तो यहां पर देखते हैं, यहां पे आया फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम किस में, फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। मान लो तुम हाथ में आइस लेके बैठ गए तो आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बस उसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो जब भी आपसे कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही वहां पे, वो क्या कर रहा है, सिर्फ कन्वर्जन करवा रहा है, कन्वर्जन करवा रहा है किसके किसके बीच में। जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया मैंने, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब कि सर जितना टाइम में जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड उतने टाइम में रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, उतने ही टाइम में उतना लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही बैकवर्ड आ जाएंगे। और इसी टेम्परेचर पे जो ये इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर, इसी को हम लोग बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं किसी भी सॉलिड या लिक्विड का अपने पास। ये देखो, लिक्विड से गैस इक्विलिब्रियम अगर बात करेंगे, जितने टाइम में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उतने ही टाइम में अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा तो उसी को क्या बोल देते हैं सर, लिक्विड का सॉरी इक्विलिब्रियम बोल देंगे। अब ये देख लो अपने पास लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम आना चालू हो जाएगा। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम की बात करें तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगी, सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू गैस, सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू गैस। देख लो ये कौन कौन सॉलिड करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर और कौन सा होता है, नैफ्थलीन वाले करते हैं। और इनमें देखोगे तो रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, जितना आप सब्लिमेशन कर रहे उतने ही में आपका उल्टा रिवर्स चालू हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे सर, ये सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम है। यहां देख लो फ्रीजिंग पॉइंट कब डिफाइंड है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइंड है। बॉइलिंग पॉइंट कब डिफाइंड है, टेम्परेचर जब कहाँ पे लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम हो तो उस पर क्या डिफाइंड है, बॉइलिंग पॉइंट डिफाइंड है। पक्का हो जाएगा। तो ये बेसिक फिजिकल इक्विलिब्रियम के तीन हैं। इसके बाद दो और आते हैं, वो है अपने पास
अगर सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व किया जा रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम यहां भी अचीव हो सकता है, जिसको हम लोग एक नाम दे देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम सब लोग जानते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये जानते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जहां इक्विलिब्रियम आ जाए, किसका? सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड का इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब जितना शुगर जितना सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है उतना ही लिक्विड से सॉलिड बाहर आ जाए, उसी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम। उसके बाद लास्ट वन फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहां देखो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बस डिसॉल्व कर रहा है। चीनी को पानी में डालोगे तो वहां रिएक्शन नहीं होती, चीनी बस डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम आने के चांसेस हैं, यहां भी इक्विलिब्रियम आता है। और यहां का इक्विलिब्रियम जितना गैस लिक्विड में उतना ही लिक्विड गैस में आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। इनके बारे में देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसको हम लोग नाम देते हैं हेनरीज लॉ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हेनरीज लॉ, टेम्परेचर, ये सब हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आ जाता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन 12th क्लास वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहां पर ये होता है। तो देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम 5 से, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ये सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट थे। फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने कर लिया। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमारे पास आता है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है? मतलब जो रिएक्शन करता है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसके अंदर कौन सा पार्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक्टिव मास अगर लिक्विड है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर गैस है तो उसके लिए प्रेशर होगा। क्योंकि गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, लिक्विड के लिए मेनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे अच्छा सॉलिड है और प्योर लिक्विड है, सॉलिड और प्योर लिक्विड है, तो उनका एक्टिव मास 100% है। क्यों? क्योंकि किसी बीकर में अगर रखोगे, मान लो यहाँ सॉलिड रख दिया अगर बीकर में, तो पूरा का पूरा कहीं मूवमेंट तो करेगा नहीं। गैस है वो भागता रहता है ना, गैस निकलती रहती है। लेकिन सॉलिड अगर किसी बीकर में रख दिया तो वही रहने वाला है। तो सॉलिड का एक्टिव मास कितना होगा? 100%, चाहे वो प्रेशर हो चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो। सॉलिड और प्योर लिक्विड ये हमेशा 1 रहेगा। रीजन भी याद रखिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे सर्सन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक्टिव मास जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी और मॉलिक्यूलर, सामने वाले की डेंसिटी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। सर आपको ही पता है सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, गैस की होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे डेंसिटी चेंज आएगी, टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे गैस की डेंसिटी प्रेशर चेंज जाता है, बिकॉज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, ये तो हो गया एक्टिव मास। एक्टिव मास ये पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्रेशर होता है, याद करो। फिर हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? ये साइंटिस्ट ने दिया था, गुलबर्ग और बागे ने। ये देख लो अपने पास, ये कोई रिएक्शन दी है, इक्विलिब्रियम का सबसे फेवरेट रिएक्शन है, हम सब ने क्लास में कर रखा है। अगर इसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखे, फॉरवर्ड रिएक्शन के आगे जाने का रेट क्या है, कितने टाइम में कितना जाएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सर, ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू केएफ। केएफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूंगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन कौन सा होगा? ये होगा। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे आप शुरू से अभी तक क्या पढ़ रहे हो कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन। ये दोनों इक्वेट करोगे आपको KF अपॉन KB, या फिर दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, पक्का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे। KF अपॉन KB। ये चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट हो जाता है, ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट हो जाएगा। देख लो, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। आपको पता है इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर, जितनी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं लाइक नंबर ऑफ मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब कुछ क्या रहता है? कांस्टेंट हो जाता है, सब कुछ ही क्या रहता है? कांस्टेंट। तो भैया मेरी मर्जी, मैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, उसको क्या लिखूंगा? KC। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? KP। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? KI ऑफ C। दिस सबकी पावर्स, प्रोडक्ट की पावर उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट की पावर उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इसी के रेशियो को क्या बोल देते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रेशियो होगा प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का या एक्टिव मास का, किसका? प्रोडक्ट्स का, रेज टू दिस स्टोइचियोमेट्रिक पावर, जो भी रेशियो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे, पक्का। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ये तो पता चल गया कि एक रेशियो है, इस कंडीशन पे एक रेशियो को डिफाइन किया गया जहां पर जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही पीछे आ रहा है, ये एक रेशियो आ गया। उसको अब कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, किस तरह से उसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट करा सकते हो, कैसे कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करने वाले। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये जो रिलेशन आया है ये थर्मोडायनेमिक्स से आया है। अगर थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी और इसको इक्वेट किया जाएगा तो ये रिलेशन आएगा। आप डायरेक्ट अगर आपको लगता है तो आप थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। एल के इक्विलिब्रियम इसके इक्वल आता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है। नॉर्मल केस में बोला जाता है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट मिलेगी, खूब सारा रिएक्शन करेगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर टेम्परेचर अलग अलग जा रहा है, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स हम लोग बात करें, डिफरेंट टेम्परेचर्स से अगर देखें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो होता है ln k2/k1 डेल्टा H0 अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। 1 माइनस T1 माइनस 1/T2 या लॉग लेते हैं तो वो डेल्टा H0 अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाता है। ओके, ये देखो स्टोइशियोमेट्री का ही बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे कम हो जाएगा। स्टोइशियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। अगर आपका रिएक्शन ये है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, अगर आपने जैसे ही रिवर्स किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1/this। अगर मैं एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स, अगर मान लो किसी रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखिएगा अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, पावर में चला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, पावर में चला जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर रिएक्शन को डिवाइड करते हो, मान लो 1/n से डिवाइड कर दिया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर 1/n। तो आप स्टोइशियोमेट्री देख लो, अगर आपने क्या किया, रिएक्शन को रिवर्स किया, रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई किया, पावर n हो जाएगा, अगर आपने डिवाइड किया, पावर 1/n हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इफेक्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री। अगर आप मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं कि जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप रिएक्शंस को ऐड करेंगे, आप केमिकल रिएक्शंस को अगर ऐड करोगे तो उस केस में अगर रिएक्शंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने इन दो रिएक्शंस को, इनको सबको ऐड किया तो सर CC कैंसिल आउट हुआ, ये रिएक्शंस ऐड हुई, तो जब रिएक्शंस ऐड हुई तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सर एडिशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एडिशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर से चेंज कर रहा है, स्टोइशियोमेट्री मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो चेंज कर रहा है, और तीसरी चीज किससे चेंज कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी चेंज कर रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे फर्क नहीं पड़ता कि भैया आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो, आप प्रेशर चेंज कर लो, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स्ड है, उसका फिक्स्ड है भैया, इस रिएक्शन का, पार्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना होता है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो या रिएक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहे हो, कोई चेंज नहीं करेगा। प्रेशर चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। वॉल्यूम चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैटलिस्ट डाल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर इनर्ट मटेरियल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब उसके ऊपर रिएक्शन का एक बार फिक्स कर दिया तो फिक्स ही रहेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो, तो ये पता चल गया इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पता चल गई, इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर ली हम लोगों ने कि उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के 3 टाइप्स बताए थे, Kp, Kc, Kchi, तीनों बताए थे ना, Kp, Kc, Kchi। तो एक काम करते हैं, इन तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं, Kp, Kc, Kchi, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स वाले का रिलेशन देख लेते हैं। Kp, Kc, Kchi, सर Kp इज नथिंग Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है मतलब Kp की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो Kp विल बी लेस देन 0, और अगर डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हो गया Kp इज इक्वल्स टू Kc। व्हाट इज डेल्टा Ng, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं,
सेम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, तो उस केस में हमारा Kp और Kc क्या हो जाएगा, इक्वल। अच्छा, Kp और Kc और जगह इक्वल कर सकते हैं अगर RT की वैल्यू क्या हो जाए, 1। RT की वैल्यू 1 मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो गई, 1/R। R की वैल्यू होती है 1/12, तो ये कितना हो जाएगा, 12 केल्विन। तो ध्यान रखिएगा अपने पास, जब भी आपको कोई बोले Kp और Kc कब इक्वल हो सकते हैं, तो Kp और Kc इक्वल करने का दो तरीका है, या तो आप नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जीरो कर दो, डिफरेंस जीरो कर दो, या फिर RT की वैल्यू कितनी कर दो, 1 कर दो, या टेम्परेचर को 1/R कर दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर 12 केल्विन। तो एक तो रिलेशन हो गया Kp और Kc का। दूसरा रिलेशन होता है Kp और Kki का, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स वाला रिलेशन। वो किसके इक्वल है, Kp इज नथिंग, Kp इज इक्वल्स टू Kki, P टोटल पावर कितनी, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng फिर से वही गैसियस मोल्स वाला, P टोटल इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, Kki क्या है, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसको भी देखो, अगर इसका डेल्टा Ng जीरो हुआ तो Kp इज नथिंग, Kp इज इक्वल्स टू Kki, पक्का। और या फिर अगर इसका P टोटल 1 हो गया, अगर P टोटल 1 हो गया तो सर ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रख दो, Kp इज ऑलवेज इक्वल्स टू Kki। इवन एक चीज हमने कॉमन देखा कि सर अगर डेल्टा Ng जीरो है, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर गैसियस मोल सेम है, अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल सेम है, तो उस केस में चाहे Kp हो, चाहे Kc हो, चाहे Kki हो, सब के सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिस रिएक्शन में दोनों साइड नंबर ऑफ गैसियस मोल सेम होंगे, उस साइड उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं उनके लिए कि भैया इनका सब कुछ ही बराबर है, Kp Kc Kki सब बराबर होगा, इनके केस में टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स क्या होंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन टर्म्स में मेजर किया है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता तो वो हमेशा ही यूनिटलेस हो गया। केसी की बात करें तो केसी में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का उनकी मोल्स की पावर, रिएक्टेंट का उनके मोल्स के पावर, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ एक्वस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्रेशर की पावर क्या हो जाएगी, डेल्टा एन जी। सर कितने गैसियस मोल्स हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड कितने गैसियस मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड कितने गैसियस मोल्स हैं, इनको देख लो, पक्का हो जाएगा। ये देख लो एप्लीकेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एप्लीकेशन देखना है तो उसमें क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहता है या किस डायरेक्शन में वो ज़्यादा खुश रहता है। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर वैल्यू 1000 से बड़ी हो गई, 1000 से बड़ी हो गई, मतलब सोच रहे प्रोडक्ट 1000 है और रिएक्टेंट कितना है 1, प्रोडक्ट 1000 और रिएक्टेंट कितना हो गया 1, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो गई है, कंप्लीट होने वाली है। प्रोडक्ट 1000 हो गया, रिएक्टेंट 1 बचा है, तो अब इक्विलिब्रियम आया, अब इक्विलिब्रियम आया मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या है, कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब मोस्टली क्या बचा होगा, अब 1000 प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, मोस्टली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। उल्टा हो जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1000 हो जाए, 1/1000 से बहुत ही छोटा हो जाए, देख लो ना, प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट कितना हो गया, ऊपर वाला प्रोडक्ट होता है 1 और रिएक्टेंट कितना हो गया, तो इसका मतलब रिएक्शन मूव ही नहीं कर रहा। जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, इक्विलिब्रियम जल्द, जैसे ही मतलब सोचो 1000 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, मतलब एक बंदा प्रोडक्ट साइड आया, इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब रिएक्शन आगे मूव ही नहीं कर रहा। सर इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट ग्रेटर देन प्रोडक्ट, और यहां पर देखोगे मोस्टली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, मोस्टली क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, पक्का। ये देख लो, अगर इन दोनों के बीच में है, 1000 से कम है और 1/1000 से ज्यादा है, मतलब इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, यहां हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यह भी बताया था कि कौन स्टेबल है कौन नहीं है। अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब रिएक्शन किधर जाना चाहता है, प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहता है, और प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट क्यों ज्यादा बनेगा, बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होगा, और रिएक्टेंट ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। अदरवाइज रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट साइड जाती है ना, आप रिएक्शन को अपने आप प्रोडक्ट साइड जाते हुए देख लेते हैं कि हाँ रिएक्शन किधर जा रही है, प्रोडक्ट साइड जा रही है। तो देखो पहले तो आपको क्या बताया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन है किधर, कंप्लीट हो चुकी है या फिर अपने पास मतलब स्टार्ट हुई है या फिर इन बिटवीन है। दूसरा एप्लीकेशन कि सर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल। अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है,
तो सर यहां पर देखोगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोशेंट से डिसाइड किया जाता है, रिएक्शन कोशेंट से डिसाइड किया जाता है क्यूसी, मतलब ये सेम वैल्यूज सेम फॉर्मूला जो उसकी होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, ये सेम फॉर्मूला, लेकिन ये अलग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए डिफाइंड होता है? डिफाइंड एट एनी मोमेंट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी मोमेंट ऑफ रिएक्शन में, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइंड था, ये सेम फॉर्मूले के साथ कहीं भी डिफाइंड होगा, मतलब ये बताएगा रिएक्शन में कहां पर हुआ आप ये बता देगा। जैसे देखो, अगर दोनों इक्वल हो गए, क्यूसी और केसी इक्वल हो गए, तो क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे हैं आप। लेकिन अगर क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, मतलब आप इक्विलिब्रियम पार कर चुके हैं, आप इक्विलिब्रियम बाहर जा चुके हैं, तो आप किधर आने की कोशिश करेंगे? इक्विलिब्रियम सबसे बेस्ट कंडीशन है रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज जो है ओवरऑल क्या है? जीरो है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आगे जा चुके हैं तो आप किधर आएंगे? पीछे की तरफ। रिएक्शन कहाँ आएगी? बैकवर्ड। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम हैं तो इसका मतलब आप अभी कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो बातें कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आ गए। अब देखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन नेक्स्ट चैप्टर से कि सर इसके थर्मोडायनेमिक्स से क्या रिलेशन है, तो हमें पता है कि डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा ये टर्म जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि होगी ऑब्वियस से फिर से फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो गया, तो डेल्टा जी बिकम्स जीरो, क्यू सी बिकम्स के सी। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो देख लो अपने पास एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स जीरो, क्यू सी बिकम्स के सी, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला ये आ जाएगा पक्का। ये देख लो अपने पास। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, तो गिब्स एनर्जी उसकी क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। टोटल इंट्रोपी क्या होनी चाहिए अपने पास? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ये चीज़ें हमने वहाँ भी पढ़ी हुई हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से ही हम लोग उठा के इसको यूज़ कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब क्या हो जाएगा कि सर अगर आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन एंड केसी इज गिवन। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं टोटल 6 केसेस में आपको बताऊंगा, आप बस इसके बाद न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। अब क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स को ही समझाने का एक तरीका है, मैं आपको कंडीशंस केसेस ला के दे रहा हूँ। आप इन 6 केसेस के बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखना। इन 6 केसेस के बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, आप इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इन 6 केसेस में हो सकता है मैंने यहाँ सी लिया है, वहाँ पे 10 मोल ले, वहाँ एक्स की वैल्यू कुछ और दी हो, तो वो सब चीज़ें आपको रिलेट करनी है। आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपको पता है कि ये केसेस हमें ध्यान रखने। 6 केसेस कौन कौन से, ध्यान देखिएगा। अगर आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी गई है तो आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी होगी? जीरो। इसमें से x निकाल दो, 1 मोल गया तो इसका कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। सर केसी की वैल्यू क्या करेंगे? पुट करो। अब तुम बोलो सर इसमें निकालना क्या है? अरे भैया या तो केसी दिया होगा, या फिर एक्स दिया होगा, या फिर सी दिया होगा। 3 वेरिएबल हैं, 2 चीजें दी होंगी, एक चीज निकाल लेना। एग्जाम हॉल में इतना ही सिंपल पूछेगा, एग्जाम हॉल में इतना ही सिंपल पूछेगा। बस ध्यान रखिएगा कि भैया लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। या तो एक्स की वैल्यू दी होगी, या केसी की वैल्यू दी होगी, या सी की वैल्यू दी होगी, कोई एक चीज नहीं देगा, निकाल लेना। लिखना आना चाहिए। सिमिलरली केस 2 को देखो, अगर आपको इनिशियल प्रेशर दिया है तो भी टेंशन नहीं है, जैसे आप मोल्स को ट्रीट करते वही प्रेशर को ट्रीट करो। अगर इसमें से x कम हुआ तो उसका कितना बनेगा? 2x बनेगा। सर यहाँ पर kp लिखना है, सेम चीज यहाँ लिख दीजिए। सर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन सिमिलर, प्रेशर दिया है, एक्सप्रेशन सिमिलर। मजा कब आता है? मजा आना शुरू होता है यहाँ से, मजा आना शुरू होता है यहाँ से। जब मोल्स दिया होता है ना तो उस टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर आपको मोल्स दिया है तो उस टाइम पे अलर्ट रहिए। क्यों? क्योंकि मोल्स जब दिया है ना तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट आप केसी नहीं लिख सकते। अगर आप डायरेक्ट केसी लिख देंगे ना तो आप गलती करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आप केसी डायरेक्ट करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि सर मोल्स नहीं होता यहाँ। केसी का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना ही करना पड़ेगा। ये देख लो अपने पास, हमेशा जब भी आप केसी निकाल रहे हो आपको वॉल्यूम कंसीडर करके ही चलना है। अगर एग्जाम हॉल में वॉल्यूम नहीं गिवन है तो इसमें वॉल्यूम को कितना ले लो? 1 लीटर ले लो। इसमें कितना ले लो? वॉल्यूम को कितना ले लो? 1 लीटर ले लो। वॉल्यूम को कितना ले लो? 1 लीटर ले लो। हो जाएगा, श्योर हो? तो थर्ड केस ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर। फोर्थ केस,
अगर मोल्स दिया है और केपी भी दिया है, अगर मोल्स और केपी दिया है तो मोल्स लिखिए, मोल्स माइनस एक्स दिस। केपी निकालना है तो आप केपी के लिए प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आप ये सोचिए। अगर आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आप देखिए मोल्स दिया है, केपी का एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप कैसे सोचेंगे, अरे सर क्या करता हूं, आप डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम पे एन टोटल एन माइनस एक्स निकाल दीजिए। ये टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं ये देख लिया। इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं डॉल्टन्स लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शन हो नहीं रही है ओवरऑल। तो यहाँ देखो प्रेशर ऑफ ए को क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। डॉल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि सर ये होगा, प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एन माइनस एक्स, इसके मोल्स कितने हैं एन माइनस एक्स, टोटल कितने हैं एन प्लस एक्स, इंटू क्या हो जाएगा पी टोटल। प्रेशर ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल, 2x अपॉन एन प्लस एक्स इंटू पी टोटल। केपी की वैल्यू देख लो, प्रेशर ऑफ बी की पावर 2 पुट करके निकाल दो। तो ये थर्ड केस अपने फोर्थ केस देख लो। इसके केस में नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आप डायरेक्ट प्रेशर नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग केसेस हैं, इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स क्लास में भी कराए गए और अभी आप जाके फिर से इसको रिटर्न करके देख लीजिए, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स के मैं केसेस बता रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा यूज करना है, क्लास में आपको कराया गया है। अब अगले दो केस करने के लिए हमें पढ़ना होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा। ये कैसे डिफाइन होता है, तो ये डिफाइन होता है कि सर एक मोल में से कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने डिसोसिएट किए। कभी भी एक मोल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। अगर 10 मोल है तो एक मोल से अल्फा जाता है, 10 मोल से 10 अल्फा जाता है। याद करो क्लास में हमने चिल्ला चिल्ला के बताया, एक मोल से अल्फा जाता है, 10 मोल से कितना जाएगा 10 अल्फा जाएगा। अल्फा जब भी वर्ड यूज कर दिया आप अपने आप ही कंसिडर कर सकते हैं सामने वाले का एक मोल ले लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर अल्फा वर्ड यूज किया गया मतलब सामने वाले का एक मोल ले लो, सामने वाले का एक मोल ले लो, अपने आप ही कंसिडर हो जाएगा। ऑलवेज यूज्ड इन फ्रैक्शन, कभी भी न्यूमेरिकल्स में परसेंटेज में इसकी वैल्यू मत ले लेना, नहीं तो हमेशा गलत आंसर आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू 40% दी है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। मतलब परसेंटेज दिया है तो डिवाइड बाई 100 कर देना। कोई भी न्यूमेरिकल हो हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल कोई भी हो अल्फा हमेशा फ्रैक्शन में ही लेना है। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कितने डिसोसिएट हो रहे डिवाइड बाय टोटल मोल्स आपने कितने ले रखे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अल्फा की वैल्यू कहां से कहां फ्लक्चुएट करती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कम ही रहती है। परसेंटेज में बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है, 100 से कम ही रहेगी हमेशा। ठीक है, अब इससे शुरू होते हैं हमारे 2 केसेस, इससे शुरू होते हैं बाकी बचे हुए 2 केसेस, उसके बाद ली चैटलियर्स और फिर टॉपिक कुछ बचता नहीं है। ये बोल रहा हूं कि जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड यूज किया मतलब सामने वाले ने इस रिएक्शन के लिए अगर यूज किया, आप आंख बंद करो और सीधा सीधा इस पे क्या लगा दो, इस पे सीधा सीधा क्या लगा दो, 1 मोल का कॉन्सेप्ट लगा दो। क्यों, क्योंकि सर 1 मोल होगा तो आप क्या करोगे, 1 मोल होगा, ये 1 मोल, इसमें से कितना गया अल्फा, ये क्या हो गया 2 अल्फा। केसी की वैल्यू क्या हो गई 2 अल्फा बाई वी। सर यहाँ आपने वॉल्यूम क्यों किया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया था केसी के एक्सप्रेशन में हमेशा वॉल्यूम को कंसिडर करना ही करना है, बिना केसी के मतलब वॉल्यूम के बिना गलत हो जाएगा। वो हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं, दिया हो तो लेंगे, नहीं दिया हो तो 1 लीटर लेके काम कर लेंगे, लेकिन लिखना जरूर है क्योंकि वहां से गलती हो सकती है। अगर अल्फा वर्ड यूज कर रहा तो अपने आप 1 मोल मान लेना। अगर बाई द वे कहीं लिख दिया है नहीं सर 10 मोल 5 मोल कुछ लिखा है तो n मोल्स में क्या होगा, 1 मोल से अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो n मोल से कितना होगा n अल्फा। यहां पर कोई भी स्टोइचियोमेट्री नहीं लगाई जाती, ये किस पे डिपेंड करता है, मोल्स जो आपने लिया हुआ है। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए स्टोइचियोमेट्री कंसीडर नहीं करनी होती है। हाँ, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये स्टोइचियोमेट्री से डिसाइड होता है कि सर इसका 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो n अल्फा से कितना बनेगा 2n अल्फा, और यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज 2n अल्फा बाई वी डिवाइड बाई n माइनस n अल्फा बाई वी। सर एक्सप्रेशन जो आएगा अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूं उसमें मोस्टली चीजें दी होंगी एक्सेप्ट एक के। एग्जाम हॉल में ऐसा मत सोचना अरे सर केस कर रहे हैं तो पता नहीं क्या देगा, आपको क्लास में बताया जा चुका है, वहां से आप चीजों को रिलेट कर लो। आपको या तो अल्फा दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, केसी दे देगा, जो पूछना चाहे वैसे ही पूछ सकता है। एक लास्ट और मेमोरेबल केस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड केपी अगर गिवन है, अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और केपी दिया है, फिर से केपी का एक्सप्रेशन में हमेशा प्रेशर लिया जाता है। आपको अल्फा दिया है तो आप क्या मान सकते हो, 1 मोल मान लोगे,
अल्फा दिया होगा तो मोल से एक मोल मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक मोल के लिए डिफाइन होता है। तो एक मोल 0, 1 माइनस अल्फा, एक मोल में से अल्फा गया तो इधर कितना बना 2 अल्फा। सर आप प्रेशर, मोल से प्रेशर कैसे लिख सकते हैं? अगेन क्या यूज करोगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगेन क्या यूज करोगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और वो क्या होता है सर? एन टोटल एट इक्विलिब्रियम। देख लो फिर से, टोटल प्रेशर सर अपना मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, अपना मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। और इस रिएक्शन का आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर एक बंदा 2 गैसियस मोल्स दे रहा है, एक बंदा 2 गैसियस मोल्स दे रहा है एक ही टाइप का 2b, इस टाइप की रिएक्शंस का आप सीधा सीधा याद कर सकते हो कि ये वैल्यू आप सीधा सीधा, जिन लोगों को लगता है डेरिवेशन नहीं कर सकते, एग्जाम हॉल में दिक्कत आएगी, तो आप ये एक्सप्रेशन याद रखिए। अगर एक बंदा 2 मोल्स दे रहा है तो इस केस में केपी की वैल्यू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगी? पी टोटल आ जाएगी। इंटू क्या आ जाएगा? पी टोटल आ जाएगा। तो केपी की वैल्यू 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? पी टोटल। ये देख लो सर, ये किसके लिए, किसी भी इस टाइप की कोई भी रिएक्शन होगी उसके लिए वैलिड होगा। जो भी एक बंदा 2 मोल्स एक ही टाइप का देगा उसके लिए, ये इसको हमेशा इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कोई बोले सर यहाँ 1 मोल से डिराइव किया, अगर यहाँ 10 मोल होते तो भी आंसर सेम आएगा। ये इसको नंबर ऑफ मोल से नहीं फर्क पड़ता। आपको क्लास में भी कराया गया है, आप चाहो तो यहाँ आप करके देख लो। यहाँ 10 करोगे 10 माइनस 10 अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा 20 अल्फा। बाद में देखोगे सब कुछ कैंसिल आउट होके यही मिलने वाला है, केपी की वैल्यू सेम मिलने वाली है। पक्का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको याद रख सकते हो। इवन इसका स्टैंडर्ड ऊपर ये भी है, अगर एक गैसियस मोल से 2 लोग मिल रहे हैं अलग अलग, तो उसके लिए केपी की वैल्यू क्या होती है? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? पी टोटल। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? पी टोटल। तो ये ध्यान रखना, एक केपी के, केसी के, ये पाक मतलब सब मिला के टोटल 6 केसेस हैं जो हमने डिस्कस किए। यही 6 केसेस में ही सारी दुनिया आपकी आएगी और इसी 6 केसेस से ही आपकी सारी दुनिया तबाह होगी या फिर आबाद होगी, जैसा होगा। आप इसकी बस क्वेश्चन साइड बाय साइड करते रहिए। ये समरी लेक्चर है तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, आप ट्राई कीजिए जितना हो सकता है साइड बाय साइड इसके क्वेश्चंस साथ में लगाते चले जाएं। अब देखोगे तो अल्फा का एक रिलेशन है किसके साथ? थ्योरेटिकल मोलर मास और वेपर डेंसिटी के साथ। अल्फा को आप निकालने का एक तरीका ये भी बोल सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं, या फिर कोई डिसोसिएट करता है ना तो उसका ऑब्वियस है, मान लो कोई बंदा इधर है नॉर्मल है और जाके किसी रिएक्शन में डिसोसिएट कर रहा है तो उसका मोलर मास क्या होगा? कम ही होगा। डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है, तो उसका मोलर मास क्या होगा? कम होगा। तो थ्योरेटिकल मतलब फॉर्मूला मोलर मास, ऑब्जर्व मतलब जो रिएक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू मोलर मास ऑब्जर्व। ये n क्या है? तो सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाई, मेरे एक मोल से कितने मोल्स मैं डिसोसिएट कर रहा हूं, ये क्या है? n है। एक मोल से कितने मोल डिसोसिएट कर रहा हूं उसको क्या बोलेंगे? n बोलेंगे। ये देख लो, इस वेपर मोलर मास दिया है, मोलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे दी जाए। वेपर डेंसिटी क्या होती है? मोलर मास बाई 2 होती है। तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल मतलब मोलर मास थ्योरेटिकल का डिवाइड बाई 2 कर दो। वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व मतलब जो अब इसमें दिया होगा, न्यूमेरिकल में दिया होगा, वो डिवाइड बाई n माइनस 1। चाहो तो मोलर मास का रेशियो से अल्फा निकाल सकते हो, चाहो तो वेपर डेंसिटी से निकाल सकते हो। ये देख लो, इसको शॉर्टकट में उतना बड़ा ना लिख के आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज नथिंग mt माइनस एम नॉट डिवाइड बाई n माइनस एम नॉट डी माइनस डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। थ्योरेटिकल मोलर मास क्या है? mt। ये उसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल। अगर वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व तो डी एम नॉट अपॉन 2। ये जो चीज होगी ना हमेशा एग्जाम हॉल में दी होगी, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन होगा, हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। ये मत सोचना कि ये कहां से आएगा, ये दिया होगा। हाँ ये नहीं दिया होगा इस बात की गारंटी है, ये जरूर दिया जाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको दी जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जब दी जाएंगी आप उसको यूज कर सकते हो। पक्का? ये देख लो, अल्फा की वैल्यूज आ गई। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे इजीएस्ट टॉपिक, अब फटाफट रिवाइज करते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, ली चैटलियस प्रिंसिपल। ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि भैया सब कुछ मतलब जो तुम करने की कोशिश करोगे ना उसको आप जैसे बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम, अब नींद आ रही है तो इसको अपोज करते हैं ना, घर वाले मान लो उठाने की कोशिश करते हैं, अपोज करते हैं, हम चादर इधर उधर उठा के रखते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, लगता है कितना और सो लें कितना और सो लें, मतलब चेंज को हम रजिस्ट करते हैं। ठीक है, वही वाली हालत है। अगर आप यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो ली चैटलियस भी क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी चेंज इक्विलिब्रियम पे करने की कोशिश करोगे तो मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा? मिनिमाइज करूंगा। जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, अगर आपने रिएक्टेंट ज्यादा कर दिया, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे था, आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट बढ़ा
तो ली चैटलियर क्या बोल रहा है, मैं उसका अपोजिशन करूंगा तो रिएक्टेंट कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंट कम कैसे होगा, फिर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो कम कैसे करना है, सर उसको किधर लेके चले जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किधर लेके चले जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्टेंट डिक्रीज कब होगा, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करना है, फॉरवर्ड में जाके। अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, खुद सोचो, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अब तुम चाहते हो प्रोडक्ट कम करें, प्रोडक्ट कम कैसे होगा, सर किधर लाना पड़ेगा, उसको बैकवर्ड लाना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, जो चीज ज्यादा हो गई उसको कम करना। जो हमारा काम क्या है, जो चीज हो रही उसका अपोजिट करना। रिएक्टेंट ज्यादा हुआ, कम करो, कम कर दिया। प्रोडक्ट ज्यादा हुआ, कम करो, पीछे आ गए। सर रिएक्टेंट कम हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया, अब कम हो रहा है, इसका अपोजिशन कैसे होगा, जो कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो उसको इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करोगे, रिएक्टेंट कम हो रहा है, ए भाई तुम पीछे से आओ, जल्दी जल्दी इधर से इधर आओ, इधर से इधर आ गया, तो रिएक्शन कहाँ आ गई, बैकवर्ड। सर प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्रोडक्ट कम हो गया तो इसको जल्दी जल्दी मेंटेन करो, जल्दी जल्दी मेंटेन करो, मेंटेन कर दिया। तो ये क्या है सर, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर में देखोगे तो टेम्परेचर को भी हमेशा दो टाइप के लोग हैं, या तो आप टेम्परेचर ऐसे याद रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बढ़ जाती है, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। टेम्परेचर कम करोगे, रिएक्शन किधर मूव करेगी, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को आप हीट के साथ भी चाहो तो किसी रिएक्शन, इस रिएक्शन के एग्जाम्पल समझ सकते हो। या तो आप ऐसे याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन बढ़ जाएगी। देख लो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बढ़ गई। या फिर ऐसे सोच लो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अभी जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में देख रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट ज्यादा हो गया। अब हीट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट साइड ज्यादा हो गया, तो तुम किधर जाओगे, आगे की तरफ, ताकि कम हो जाए। सिमिलरली अगर उल्टा चले, टेम्परेचर कम करोगे मतलब हीट क्या होगा, कम होगा, और हीट कम हुआ तो मतलब बैकवर्ड आ जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं प्रेशर और वॉल्यूम की, वॉल्यूम और प्रेशर को एक साथ रिलेट करना है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कम करते हो तो रिएक्शन किधर को जाएगा, सर उस साइड जिधर प्रेशर ज्यादा होने के चांसेस हैं। अब प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे, सर उधर जाएंगे जिधर गैसियस मोल्स क्या हो, ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, सर वो कोलिजन करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा। तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम किया तो तुम किधर जाओगे, प्रेशर बढ़ाने वाले साइड। तो प्रेशर किधर बढ़ेगा, जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे। देख लो ये रिएक्शन है, प्रेशर कम किया तो किधर मूव करेंगे, सर जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है, बैकवर्ड। प्रेशर ज्यादा कर दिया, उधर मूव करो जिधर कम होंगे। एक याद रखो कि प्रेशर कम किया तो हम उधर जाएंगे जिधर प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, किधर, जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको, उसका अपोजिट याद रखना, उसका अपोजिट अपने आप हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में कुछ नहीं, आपको कैटलिस्ट आपकी इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं करता, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे करता है। याद रखिएगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे फर्क करेगा। बस सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट का एक ही काम है, आपके इक्विलिब्रियम अचीव करने के टाइम को रिड्यूस करना। मतलब आप पहले 15 मिनट में पहुंच रहे थे तो आपको 10 मिनट में पहुंचा देगा, 5 मिनट में पहुंचा देगा। कैसे, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। मतलब जितनी एनर्जी आपको एक्टिवेट होने में लग रही थी उसका काम आपका, उसका एनर्जी को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। कौन, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का काम बस इतना ही है, उसके अलावा उसका इफेक्ट कुछ नहीं होता इक्विलिब्रियम के ऊपर। अगर इनर्ट गैस एडिशन की बात करूं तो इनर्ट गैस एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इनर्ट गैस डाल भी दोगे तो उसको कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा ना, उसके अंदर कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट कर जाएगा, इधर किधर को शिफ्ट कर जाएगा। वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो किधर मूव करेगा, जिधर गैसियस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा। क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियस है वो उस साइड मूव करेगा। वॉल्यूम ज्यादा होना मतलब अभी जस्ट पढ़ा था, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम किधर मूव करेंगे, इधर गैसियस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। पक्का। तो ये मेरे पास ली चैटलियस हो गया। हमने सारी की सारी चीजें हमने देख ली हैं आज। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही प्यारा छोटा सा टॉपिक है, 50 मिनट के अंदर ही हो जाएगा अपना। ठीक है ना, तो बस आपको करना क्या है, ये पूरा चैप्टर मैंने 50 मिनट के अंदर समराइज कर दिया है। सबने लेक्चर्स देख रखे हैं तो सबने लेक्चर्स को यूज करना है। अगर किसी ने लेक्चर देखे भी ना आ गया हो तो भाई तुझे तो लग रहा होगा ये शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है, राजधानी एक्सप्रेस तेजी से निकल गई। लेकिन हाँ, ये चैप्टर को हम समराइज कर रहे हैं तो ऑब्वियस इसमें स्पीड ज़्यादा होगी और इसमें काम की बातें ही होंगी, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे। ठीक है, आई होप सो सबको ये लेक्चर याद हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। जैसा भी रहा बता सकते हो। न्यूमेरिकल्स आप प्लीज़ इसके बाद अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दीजिए। जो 6-7 केसेस हमने डिस्कस किए वो 6 केसेस के ऊपर जाके क्लास के नोट्स देखिए, उसके न्यूमेरिकल्स कीजिए, क्योंकि उस न्यूमेरिकल्स के बिना आप फिर सीख नहीं पाएंगे। मैं यहाँ केस डिस्कस कर सकता हूँ, अप्लाई आपको सीखना पड़ेगा, अप्लाई आपको करना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए।
लेक्चर आपका, ये समरी लेक्चर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का कंक्लूड कर रहा हूँ कि बस आप इसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए, 1 घंटे के अंदर 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। अगले समरी लेक्चर में हम लोग देखेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, और वहाँ पर भी इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट वहाँ देखेंगे, और उसमें भी बहुत कुछ फॉर्मूला सीखेंगे, सीखते चलेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले समरी लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।